हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद सर और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कृष्णा ट्यूशन सेंटर में। दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 12th में हैं और बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं कला विषय से यानी आर्ट विषय से, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, हम लोग इतिहास के दूसरा पार्ट में जो है मौर्य इतिहास को जानने का स्रोत तक पढ़ चुके थे। आज ये चैप्टर 2 का दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को जानना है मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शासक कौन कौन से रहे। तो आइए समझते हैं मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शासक के बारे में। वैसे तो मौर्य साम्राज्य के कई शासक बने, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक का विशेष योगदान है। तो पहले समझते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। यह वंश का संस्थापक था, यानी कि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य। 321 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक यह शासन किया था। इन्होंने केवल एक साम्राज्य की स्थापना ही नहीं की थी, बल्कि अपने शक्ति का भी परिचय दुनिया वाले को कराया था। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य, आपको पता होना चाहिए इसका स्टोरी। ये समय उस समय का था जब सम्राट सिकंदर, जो मकदूनिया के शासक थे, इन्होंने पूरे दुनिया पर जो है झंडा फहराने का, जो है पूरे दुनिया को जीतने का विचार से भारत की ओर आ रहे थे। और रास्ते में जितने भी देश मिले और सभी पर जो है ये जीतते हुए आगे आए। और यहीं पर भारत में उस समय में तक्षशिला था, जो शिक्षा का केंद्र था। वहाँ पर थे चाणक्य, वो मगध। उस समय में आपको हम इससे पहले के कक्षा में पढ़ाए थे, पार्ट 1 चैप्टर में पढ़ाए थे महाजनपद के बारे में। तो इसमें जो है यही पार्ट 1 चैप्टर यानी कि इतिहास का दूसरा चैप्टर में ही महाजनपद के बारे में बताए थे। तो उसमें बताए थे कि मगध जो है ये सबसे शक्तिशाली राज था। और उस समय में मगध का जो सम्राट था वो था धनानंद। जब चाणक्य धनानंद को सिकंदर के बारे में, सिकंदर का जो व्यू था, सिकंदर का जो एम था, लक्ष्य था, उसको बताने के लिए आया, तो वो शिक्षक को यानी चाणक्य को धक्का दे करके उसको जो है भगा दिए। तो चाणक्य उसी समय कसम खाए कि मैं एक ऐसा सम्राट लेकर के आऊँगा, एक ऐसा राजा बनाऊँगा जो पूरे भारत को जो है ना वो क्या कर देगा, एकीकरण कर देगा, यानी पूरे भारत को एक सूत्र में बांट देगा। वही काम किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य जब गद्दी पर बैठा तो उन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया। वही है चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये धनानंद का जो है राजकाल समाप्त हो जाता है, तब आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद आते हैं इसी का पुत्र बिंदुसार। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़िए। बिंदुसार क्या है दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का शासक बना। इन्होंने अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के साथ साथ इसकी सीमा को भी बढ़ाया। ठीक, इन्होंने यूनानी शासक के साथ अच्छा तालमेल बना के रखा, जिसके कारण आगे बढ़ने में इसे काफ़ी सहायता मिली। यह 300 ईसा पूर्व से 279 ईसा पूर्व तक का शासन किया, यानी इनका शासन काल कितना था? 300 से लेकर के 279 ईसा पूर्व तक का। और तीसरा शासक का समय आता है अशोक का। दोस्तों, अशोक जो है ना 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य का शासन रहा, मौर्य साम्राज्य का शासक रहा। ठीक है, इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया था। दोस्तों देखिए, समय के अनुसार चीज़ें बदलती रहती है। अब देखिए, इनके जितने भी भाई सब थे,
सब चाह रहे थे कि इनको जो है मार करके, यानी अशोक को मार करके जो है हम गद्दी पर बैठ जाए। और वे सारे जो है, यदि गद्दी पर 99 भाई में से कोई भाई यदि बैठता तो ये तय था कि ये जो हमारा भारत सम्राट था, भारत अभी है अखंड भारत, ये जो अब तो अखंड भारत नहीं रहा, लेकिन उस समय में जो अखंड भारत था वो समझिए कि दूसरे विदेशी लोगों के हाथों में भारत का जो है कमान चले जाता। लेकिन अशोक ने अच्छा किया कि वो अपने 99 भाइयों का हत्या करके जो है गद्दी प्राप्त किया था। इस तरह से अशोक हिंसा के द्वारा अपने साम्राज्य की सीमा को बढ़ाने लगा, और जब 99 भाइयों को कत्ल कर दिया तो वो हिंसा करके, यानी कि युद्ध करके जो है अपने साम्राज्य को फिर बढ़ाने लगा। इसी क्रम में 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ, जिसमें लाखों लोगों की जानें गई थी। इस युद्ध के बाद अशोक का मन हिंसा से ऊपर उठकर काम करने लगा, अर्थात कलिंग युद्ध के बाद अशोक अहिंसा का मार्ग अपनाया और वे अपने अस्त्र और शस्त्र को त्याग दिए। तो आइए कलिंग युद्ध को समझते हैं। 261 ईसा पूर्व में दक्षिणी भारत के व्यापारिक मार्ग पर अधिकार करने के लिए अशोक और कलिंग के बीच घमासान युद्ध हुआ था दोस्तों, जिसमें सम्राट अशोक विजयी हुआ। इसी युद्ध को कलिंग युद्ध कहा जाता है। युद्ध के बाद कलिंग अशोक के साम्राज्य में शामिल हो गया। इसी युद्ध का नाम है कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध से आपके बोर्ड में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है, आप इनको याद रखिएगा। प्रमुख युद्धों में से ये एक युद्ध था। अगला देखिए, अशोक का धर्म। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा एमबीबीए क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको वीवीए लगा लेंगे और याद कर लेंगे, बोर्ड में आते हैं। देखिए, अशोक के द्वारा प्रतिपादित धर्म को धम्म के नाम से पुकारा गया है। अशोक के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया है धर्म, उसी को धम्म कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए, अशोक हिंसा से जब तंग आ गया तब हिंसा को त्याग कर एक विशेष धार्मिक नीति का प्रतिपादन किया था, जिसे अशोक का धम्म कहा जाता है। अशोक का धम्म हिंसा से बचने के लिए जहाँ लोगों को शिक्षा देते थे, वही माता पिता की आज्ञा को मानने, गुरुजनों के प्रति आदर भाव रखने, मित्रों ब्राह्मणों के प्रति दानशील एवं उचित व्यवहार करने इत्यादि पर विशेष जोर दिया। अशोक धम्म की प्राप्ति के लिए जहाँ क्रोध, ईर्ष्या इत्यादि को त्यागने पर जोर दिया, वहीं इसके धम्म में पूजा पाठ, यज्ञावली, मंदिर, पुरोहित इत्यादि का स्थान नहीं था। यानी कि अशोक जो है ये धम्म का जो शुरुआत किया, उसमें पूजा पाठ वगैरह का कोई स्थान नहीं था, यज्ञ वगैरह का कोई स्थान नहीं था, मंदिर, पुरोहित ये सब में अशोक विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है।